ठीक है सर। और कोई इश्यूज, और कोई डाउट्स? अच्छा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वन इज अनुराग, इज देयर? अनुराग? यस सर, आई हैव जॉइंड। ओके ओके ओके, कैसे हैं आप? आई एम फाइन आपने सर, अभी थैंक यू। 2021 का दिया है क्या मेंस? हाँ सर, मैंने दिया था 2021 का मेंस। सर क्या रैंक मेंस रही क्लियर अपनी? नहीं हो पाया था सर मेरा। नहीं, अच्छा, मेंस मेंस क्लियर क्लियर नहीं नहीं हो हुआ। पाया सर मेरा। ओके ओके, ठीक है ठीक है जी, ठीक। वो पेपर नंबर 1 एंड 2 में कम मार्क्स थे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। चलो, अब हम थोड़ा सा स्पीड से अपना आज का एजेंडा पूरा करते हैं। मेन फोकस अपना ये है कि पॉलिटी और पवेड में हमको, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन में हमको क्या करना है। तो सभी लोग एक दो चीजें लिखो। अ, सभी ओपन करें पेन पेपर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। अभी कैसे दिख रही है? अभी तो शेयर ही नहीं हुई, अब दिखी होगी। देखो, एक हमने पॉइंट डिस्कस किया था अबाउट पॉलिटी मॉकटेल, आप लोगों को याद है किसी को? व्हाट वाज दैट? यस सर। यस सर। क्या था? कोई बताएगा? इसमें आर्टिकल्स, कुछ समितियां और कुछ जजमेंट्स। सो और? आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपीज। नहीं नहीं, और कुछ? सर कोई भी आंसर लिखते हैं उसमें आर्टिकल, कमिटी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आर्टिकल होना चाहिए वगैरह। सर। देखो, जो हमारा पॉलिटी का और पवेड का पेपर होगा ना, तो उसमें आप दो तीन चीजें ध्यान रखो। बाकी कोई किसी तरह से भी कर रहा हो, आपको तीन चार चीजों पे काम करना है। उसको हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिटी मॉकटेल, है ना। इसमें आपको क्या करना है, चार चीजों पे वर्क करना है। पहला, किसी भी क्वेश्चन में आप जो ध्यान रखेंगे वो ये है कि आपको पॉलिटी का मतलब है, पॉलिटी के कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है? पॉलिटी का मतलब होगा पॉलिटी के कीवर्ड्स लिखेंगे। दूसरा, आप लिखेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, जितना आपको याद आ पाए। थर्ड पॉइंट जो आप लिखेंगे वो होगा कमेटीज। और फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। ठीक है? तो हमारा जो आज का डिस्कशन है ना, वो इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा। किस तरह से इसको थोड़ा स्मार्टली हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूं अभी पॉलिटी के कीवर्ड्स की, तो इसका क्या मतलब हुआ पॉलिटी के कीवर्ड्स? कोई बताएगा? जैसे प्रीएम्बल में डीलिंक्वेंस जो लिखना, कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, यूज करना और ये सब चीज। फंडामेंटल नहीं, जैसे राइट्स देखो, में। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि राजस्थान, जैसे आप लोग सभी इसका आंसर बताएं कि अपने सिलेबस में भी है कि किस तरह से कास्ट राजस्थान की पॉलिटिकल डेमोग्राफी को इम्पेक्ट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया यदि आपके सामने, तो आप क्या लिखोगे? एक मिनट सोचो पहले आप सभी लोग, फिर आप मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन दोबारा। हाउ कास्ट इन राजस्थान इम्पैक्ट द पॉलिटिकल डेमोग्राफी। कौन शुरू करेगा? एक तो राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती है सर। देखो, जनरल बात नहीं करनी है ना। नेता बन के बात नहीं करनी है, एज स्टूडेंट बन के बात करनी है। तो स्पेसिफिक पॉइंट बताओ। इधर उधर की चीजें तो हम लिख सर, लेंगे पेपर में भी। पहला तो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट करता है। नहीं, आप नेगेटिव बात कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो? नेगेटिव। क्या ये क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है?
सर दोनों ही न्यूट्रल। लिखना पड़ेगा ना सर इसमें तो वैसे। हाँ, तो आप फिर नेगेटिव से स्टार्ट क्यों कर रहे हो? नहीं सर, पॉइंट्स ठीक है? बता रहा था वैसे। हाँ ठीक। तो एक बार प्रायोरिटाइज करके बताओ। ओके देखो, ओके। दोनों तरह से है। कास्ट राजस्थान में पॉलिटिकल डेमोग्राफी को किस तरह से इम्पेक्ट करती है, तो पॉजिटिव डायमेंशन में बात करनी है ना, गलत डायमेंशन में नहीं लेके जाना इसको पहले से ही। तो बताएं कुछ। हेलो। सर रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। क्या देखो आप लोग, क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है ना अपने बिल्कुल सिलेबस में है, और इसके चांसेस भी बहुत हैं क्वेश्चन के आने के। कास्ट का क्या मतलब है, क्या है कास्ट? कोई बाइफर्केशन कर सकते हैं क्या हम इनको पॉलिटी के रेस्पेक्ट में, कि क्या होती है कास्ट? देखो, अपने मोस्टली चार टाइप से कास्ट मानी जाती है। एक तो फॉरवर्ड कास्ट, वन इज अदर बैकवर्ड कास्ट, वन इज एससी, वन इज एसटी। सभी क्लियर है इसमें? यस। ठीक है। अग्रिम जातियां, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपके शब्दों में आनी चाहिए, है ना, आंसर में आपके रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगला, ये जातियां किस तरह से आपके पॉलिटिकल डेमोग्राफी को, वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, है ना। तो आप इसमें क्या आंसर लिख सकते हो, बताओ एक एक पॉइंट कर, अब बताओ सभी लोग। सर कास्ट बेस्ड टिकट अलोकेशंस। बिल्कुल, है ना। कास्ट बेस्ड जो टिकट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टिकट का अलोकेशन कास्ट बेस पे करती हैं। और रिसेंट एग्जाम, अब देखो इसमें एग्जांपल्स ढूंढो, शब्द ढूंढो जो यूज होते हैं। जनरल आंसर आपका प्रैक्टिकल लगना चाहिए। जैसे इस बार दोनों पार्टी जो नेशनल पार्टीज थी उनकी क्या वो थी कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट दिया जाएगा, था ना ये, है ना। तो आप इस तरह की चीजों को लिखो कि दिस टाइम बोथ द नेशनल पार्टीज गेव टिकट्स टू दोज कैंडिडेट्स विच हैज मोर चांसेस ऑफ विनेबिलिटी। तो आप इस तरह की चीजों को लिखो। तो एक तो है कास्ट बेस्ड टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कोई पॉइंट? मंत्रिमंडल में भूमिका होती है इनकी सर, कास्ट बेस के हिसाब से। पॉलिटिकल पॉलिटिकल डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो थोड़ा सा वोटिंग बिहेवियर पे बात करो, पर ठीक है कि इनको कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो कास्ट का ध्यान रखा जाता है। और So voting on the basis of caste. वोट ऑन द बेसिस ऑफ सो वोट कास्ट। बैंक और प्रेशर ग्रुप के ऊपर। नहीं नहीं, वोटिंग का जो बेसिस है ना वो ही कास्ट है। आपको एक लाइन सुनी होगी आपने, यदि किसी ने सुनी हो तो, कि इन इंडिया, लिख सकते हैं आप इसको, इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट फॉर देयर कास्ट। डू नॉट की जगह इसको और अच्छा लिखो ऐसे, इन इंडिया पीपल नॉट ओनली कास्ट देयर वोट बट आल्सो दे वोट फॉर देयर कास्ट। समझ गए इस वाक्य का मतलब? हाँ ना। Yes, sir. ठीक, और कोई पॉइंट? सर कास्ट सेंसस एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है पॉलिटी का। हाँ, इस टाइम जैसे ये आपको लिखना है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है वो हर किसी कास्ट को प्रलोभन देने की या उसको अपनी तरफ इंक्लाइन करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो अच्छा, आप लोग इस तरह की चीजों को लिखने में डरो मत, है ना। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बारीक लाइन पे चल रहा है, लेकिन इसका आंसर इसी तरह से आएगा, है ना, कि दिस टाइम जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी कास्ट बेस्ड सेंसस कराने के लिए बहुत जोर दे रही थी। ठीक है। उनका एजेंडा था ओबीसी को अपने मैनिफोल्ड में लेने का, एक उनका एजेंडा था। ठीक है। सिमिलरली जो अदर पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी, वो भी ट्राई कर रही थी कि ओबीसी के नाम पे इंक्लाइन दिखने के लिए। ठीक है।
दे आर आल्सो सेइंग, याद है ना आप लोगों को किस तरह का डिस्कशन चल रहा था कि मोदी जी खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का बिहेव कर रही थी। और कोई पॉइंट इसमें? सर रिजर्वेशन को ऐड कर सकते हैं क्या? या बिल्कुल ठीक है। रिजर्वेशन, जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है हमारे यहाँ पे, वो एक वन ऑफ द मेन मतलब फैक्टर है वोटिंग बिहेवियर का, पॉलिटिकल डेमोग्राफी का। और कोई पॉइंट? कास्ट बेस्ड पार्टीज की स्थापना, जैसे बीटीपी और आरएलपी। बिल्कुल। अपने राजस्थान में है क्या कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी? बीटीपी, भील ट्राइबल। बीटीपी, ठीक है, इसका आप एग्जांपल दो। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस तरह का एग्जांपल। अच्छा, आप लोग मेन चीज भूल रहे हो अभी भी। अपने यहाँ पे राजस्थान में बहुत पहले से गुर्जर आंदोलन, जाट आंदोलन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं। ठीक है, तो आप एरिया वाइज लिखो कि शेखावाटी रीजन में जाट है ना, अलवर रीजन में मेव प्रधानता, मेवों की प्रधानता, ईस्टर्न राजस्थान में गुर्जर्स की प्रधानता। ठीक है। सर प्रभु जाति लिख सकते हैं को, प्रभु जाति। हाँ, मतलब आप नाम लिख के यूज करो ना, बिल्कुल एज इट इज, इसको आंसर में बनाओ अपने। ठीक है, कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, अच्छा अच्छा मतलब पूरा पॉलिटिकल उन्होंने वो चेंज कर रखा है, सिनेरियो चेंज कर रखा है। ठीक है। जिन क्षेत्र में जिन जातियों की प्रधानता होती है वहां पे सीट चाहे उसकी नहीं हो, रिजर्व सीट नहीं होती है, लेकिन उस तरह के कैंडिडेट को वहां पे दिया जाता है। ठीक है, जैसा पहला पॉइंट कहा गया था कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह के ये पॉइंट है। अब मेरा पॉइंट क्या था, आपको पॉलिटी के कीवर्ड्स बताने का। इसमें किस तरह के कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा? पॉलिटी के कीवर्ड्स देखो, इसमें जो कीवर्ड्स यूज हो सकते थे ना, वो ये हो सकते थे, वोटिंग बिहेवियर, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और कोई, और किस तरह के कीवर्ड्स? जाति आधारित जनगणना, कास्ट सेंसस। ठीक है, जाति आधारित जनगणना। और पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ। सर जातियों का राजनीतिकरण, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, जातियों का राजनीतिकरण। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, है ना। अब आप लोग क्या करना, आप लोग सभी मेंस लिखने जा रहे हो, और मैं आपसे कहूँ ना कि जैसे अभी, जैसे कोई मुझे बताएगा कि आप लोग किस तरह से रिवाइज कर रहे हो पॉलिटी को? एनीवन? हेलो, आप लोगों को पार्टिसिपेशन बहुत पुअर है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर सर, पीवाई आवाज यस। तो आप लोग पॉलिटी को किस तरह से रिवाइज कर रहे हो इस समय? पीवाई क्यू देखने के बाद पैटर्न देखा कि जो जो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जैसे प्रीएम्बल से आ गए, तो उनकी सारी टर्म्स हम्म। उसको अच्छे से कर लिया। और लक्ष्मीकांत के इस नोट की फाइल अलग बना ली, आर्टिकल्स के अलग बना लिए, कमीशन जो है कमेटी ठीक है, सरकारिया। तो देखो, हाँ बिल्कुल, दो तीन चीजें करो आप, दो चीजें करो। एक तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ साथ में। दूसरा, आप कोई भी चैप्टर लो, जैसे मैं ये सिलेबस में लेता हूँ। हम्म, ठीक है, अब जैसे इसमें हमने सिलेबस लिया और टॉपिक उठाया हमने, फेडरलिज्म। ठीक है, इस सपोज ये रिवाइज करना है आपको, तो एक तो तरीका है कि आपने फेडरलिज्म उठाया या सेंट्रल स्टेट रिलेशन, दोनों एक ही टॉपिक है, आपने टॉपिक उठाया और बुक खोल के रिवाइज कर लिया। ठीक है, बेटर तरीका क्या है, जब आप ये टॉपिक उठाओ, जैसे हमने ये उठाया फेडरलिज्म या सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसका आप खुद सोचो। सभी लोग इस चीज पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, फेडरलिज्म या जिसे हम संघवाद भी कहते हैं, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अब आप लोग इसमें मैं आपसे कहूं कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, तो क्या क्या चीजें हैं इन चैप्टर्स में? जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करें तो क्या क्या है इसमें? तो
पहले तो ऑपरेटिव तीनों विधायक फेडरलिज्म फाइनेंशियल ग्रांट एलोकेशन। क्या चीज? सब पहले तो अलग अलग बांट देंगे, वित्तीय, प्रशासनिक और हाँ, विधायी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन का मतलब है 3 टाइप के रिलेशन, है ना। एक होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एक होते हैं आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन, एक होते हैं आपके फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, फिर इन तीनों रिलेशन की बात करने के बाद में हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, जिसमें 2 3 4 इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं। कौन सी, कोई बताएगा? सरकारी आयोग, पूंजी पंच आयोग। पंच कमीशन। एआरसी। और ARC। एआरसी। ठीक है, अब मैं यदि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करूं तो उसके अंदर क्या क्या है, ये आप खुद से रिवाइज करो। लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं, फाइनेंशियल रिलेशन में क्या क्या चीजें हैं। अब जब आप इस तरह से रिवाइज करोगे ना पेन पेपर पे, फिर उसके बाद में बुक को खोलो कि अच्छा मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में ये 4 चीजें देखी थी, इसमें ये एक चीज और मिली है, इसका आर्टिकल देख लो कि ये कौन से आर्टिकल में है, लेजिस्लेटिव रिलेशन किस आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, फाइनेंशियल। तो इस तरह से जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको पेपर में हेल्प मिलेगी लिखने में। और आपने अभी भी वही तरीका अपनाया कि आपने पेपर बुक खोली और उसको पढ़ने में लग गए ना, तो वो उतना आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना। अब हम पॉलिटी कॉकटेल की बात कर रहे थे, तो आप इन 4 चीजों पे सभी लोग ध्यान देंगे। पॉलिटी के कीवर्ड्स, आर्टिकल्स, कमेटीज, एससी के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखा देता हूं, आप सब लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी। अब पहला, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेके अभी वर्तमान में जो रिसेंट 104 हो चुके हैं ना, सर 105। 105। 105, ठीक है। यहां तक कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, ये आप सभी को पता होने चाहिए। सभी को आइडिया है? यस सर। ठीक है, तो ये एक आप पेज पे लिख लीजिए किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आपने देखा होगा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा, अच्छा, ये एक्ट किस आर्टिकल को इंपैक्ट कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक्ट किस आर्टिकल को इंपैक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी थोड़ा सा आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे 102 में क्या है, कोई बताएगा? 102 में, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या चीज नेशनल है ये? कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल वो कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, किस आर्टिकल में इंसर्ट किया गया है ये? 338। 338 बी। बी। देखो, बेसिकली आर्टिकल था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस तो ऑलरेडी था, पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा, आर्टिकल कौन सा है? 338। 338 बी। 338। 338। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आर्टिकल वाइज याद रखिएगा। तो पहला तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं रिसेंटली, उन सभी को आप लोग याद रखें। अगला पॉइंट आप लोग लिखिए, मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लिखा देता हूं, जो मोर और लेस सभी जगह काम आते हैं। ठीक है, तो यदि आपको उनसे कुछ हेल्प मिल जाए, सभी लोग लिखें। एक चीज और, 103 नंबर कौन सा है? 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सर EWS रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कौन से आर्टिकल में किया गया है? 15 16 15 16 66। 415। सर 15 और 15 6 ब्रैकेट 06 16 16 16। ब्रैकेट 0। ठीक है, अब इसमें एक हेलो, अब इसमें जो ये सर किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे हुआ था ये ईडब्ल्यूएस? लिखो आप लोग, एस आर सिन्हो कमेटी। कुछ वैल्यू एडिशन है ना, जो आप अलग अपना आंसर बना सको बाकी लोगों से। ठीक है, अच्छा, अभी रिजर्वेशन का एक मुद्दा थोड़ा सा है, तो आप उसमें एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लिख सकते हैं। नहीं, लिखिए राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। किसी को आइडिया है इसमें क्या था?
देखो मैं लिखाता हूं, आप लोग लिखो, मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूं, फिर उसको आप लोग हिंदी कर लीजिएगा, ठीक है। लिखो, सोशल डेफिशिएंसीज, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूं, तो आप ये मत सोचना कि ये किस काम आएंगी, आपके रियली हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। आप लिख लीजिए, सोशल डेफिशिएंसीज मे एग्जिस्ट बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। देखो अपने सिलेबस में एक पॉइंट दे रखा है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स बेस्ड ऑन कास्ट, दिया हुआ है ना एक टॉपिक में। तो ये कीवर्ड और ये सेंटेंस और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये तीनों वहां पे यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में या कहीं पे भी, कि सोशल डेफिशिएंसीज में एग्जिस्ट बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट। सोशल डेफिशिएंसीज का क्या मतलब है यहाँ पे? लाइक इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, आइडेंटिटी। तो सुप्रीम कोर्ट इन जजमेंट ऑफ राम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दो चीजें बोली थी। एक तो बोला था कि सोशल डेफिशिएंसी में एग्जिस्ट बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, एंड सेकंड इज नीड टू इवॉल्व ए न्यू यार्ड स्टिक टू मूव अवे फ्रॉम कास्ट सेंट्रिक डेफिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस। ठीक है, तो यहां पे आप इन दो चीजों को यूज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसको आप 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 में भी यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 103 में भी यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है ना, आप इसको यूज कर सकते हैं रिजर्वेशन के केसेस में प्रूफ करने के लिए। इसको आप यूज कर सकते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल डेमोग्राफी के केसेस में, ठीक है। तो इन सब जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई नेशनल लेवल पे आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता सकते हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसका फॉर्मेशन हुआ था सेंट्रल लेवल पे? बसपा। यस, है ना, बसपा। एक पुराने टाइम में जनता दल हुई थी। चलो तो वर्क ठीक है, बेस्ड है ये ना, कास्ट बेस्ड थोड़ी है। मोस्टली उनका यही था कि जो बैकवर्ड क्लास थे, दलित थे, दलितों उनके को ऊपर बेस्ड है, फोकस। ठीक है। हाँ, दलितों को लेके आगे बढ़े थे। ठीक है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है। नेक्स्ट आप लिखिए, पुट्टू स्वामी केस किससे रिलेटेड है? राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी। देखो, जस्टिस पुट्टू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017, प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया इसे? 21 21। गुड। अच्छा देखो, एक चीज और, कभी आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का नाम याद ना आए, लेकिन आपको लगता है कि हाँ यार सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो था कुछ, है ना, पर आपको एग्जैक्ट केस का नाम याद नहीं आता, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, इस लाइन को यूज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ठीक है, जो भी अब आप उसके आगे लाइन लिखना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आप इसके आगे पॉइंट लिख सकते हो। उसने जो भी पॉइंट कहा जो अभी आप बताने वाले हो ना, उस पॉइंट को यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली मैटर नहीं था, तो आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिसेंट जजमेंट। ठीक है, इससे होता क्या है, आप अपनी बात को थोड़ा सा गंभीरता के साथ प्रस्तुत कर पाने में सफल होते हो। जस्टिस जस्टिस पुट्टू स्वामी केस हो गया अपना, उसके बाद लिखिए आप लोग
और कौन सा लिखाया जाए आपको? हाड़िया। एक हाड़िया केस लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाड़िया जजमेंट सभी को पता है ये किससे रिलेटेड था? कोई ऐसा जिसको आइडिया नहीं है? सब बता दो। अंडर आर्टिकल 21 तीन चार चीजें ऐड की गई थी इसके थ्रू। एक तो था राइट टू चूज पार्टनर, लाइफ पार्टनर। है ना, आप कोई भी लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट ऐड किया गया था राइट टू चूज ए रिलीजन, आप कोई भी धर्म चूज कर सकते हैं। तीसरा राइट टू लिबर्टी, आपके पास में स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा राइट टू आइडेंटिटी, आपके पास अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार है। पहचान में कौन कौन सी पहचान हो सकती है? आप क्या खाते हैं, ठीक है, आप बीफ खाते हैं या क्या खाते हैं, आप आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप क्या पहनते हैं, ठीक है, हम जैसे महिलाओं के केसेस में बात करते हैं, है ना, तो इसमें आप हार्डिया जजमेंट का, इवन इस चीज को आप निबंध में यूज कर सकते हो हार्डिया जजमेंट के केस को, ठीक है, कई बार हम आते हैं ना वुमेन के केसेस में बात करते हैं या इस तरह के केसेस में बात करते हैं, इसको यूज कर सकते हो। राइट टू फूड, राइट टू ड्रेस, राइट टू लव, है ना, पार्टनरशिप की हमने बात की, आप किस पार्टनर को चूज करते हैं ये आपका अधिकार है। और फिफ्थ बात थी राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, आपको अपने देह पर, आपको अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार है, ठीक है, इसको भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। एक राइट टू चूज रिलीजन एंड राइट टू कन्वर्ट, आप किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहें इसका भी आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। तो ये हाड़िया जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप काफी जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हाड़िया जजमेंट क्या था, है ना, बहुत कम चांसेज है। ये आपको यूज करना आना चाहिए। हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं वो है सिर्फ वैल्यू एडिशन, कि आप अपने कुछ आंसर्स को किस तरह से और इंप्रूव कर सकते हो। अगला लिखो, फोर्थ केस, एनजीओ कॉमन कॉज, एनजीओ कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये बताएगा क्या था इसमें? सर राइट इसमें टू, निष्क्रिय निष्क्रिय दया मृत्यु को वैध ठहराया। बिल्कुल, है ना, तो आप कुल मिला के इतना लिख लो, राइट टू लिव विद डिग्निटी, आपको पैसिव यूथेनेशिया का जो केस था ना वो था, तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार है। ट्रिपल तलाक के केस का क्या नाम था? सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, सभी लोग लिख लें इसको, है ना, सायरा बानो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। और आप लिख सकते हैं, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आज अभी जिस तरह का प्रेजेंट माहौल चल रहा है ना, तो राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको आप कई जगह यूज कर पाएंगे, ठीक है, इतने में आपका केस हो जाएगा। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट है, एक और लिख लीजिए आप, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोई बताएगा क्या था ये? इंटरनेट। बिल्कुल, एक तो इंटरनेट जो है एज फंडामेंटल राइट, इंटरनेट आपका फंडामेंटल राइट है। नहीं 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 नहीं, किसने बोला था इंटरनेट? इंटरनेट वाला केस नहीं है ये।
सर सभी इंटरनेट लोग वाला इंटरनेट श्रेया वाला सिंघल है। है। नहीं, वो फातिमा वो सरीन है। 88। पर ये भी सही है, हाँ, इंटरनेट वाला ही है। इसमें भी नहीं नहीं, इंटरनेट। इस इसमें था लेकिन इतना वो नहीं था। आप देखो, इंटरनेट वाले में और इन दोनों को इसमें लिख सकते हैं। एक फाहिमा सरीन केस था, फाहिमा सरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, आप दोनों को इंटरनेट में यूज कर सकते हैं, इंटरनेट एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको आप ऐड कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ 4-5 पॉइंट्स पे बात करना चाह रहा हूँ जो रिसेंट मतलब इम्पोर्टेंट होने के कारण चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यहां तक सभी ने लिख लिया? यस। ओके। आर्टिकल 19 क्या है, कोई बताएगा? The freedom of speech and expression in 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(b), freedom to कम्युनल। assemble एसोसिएशन। peacefully. ठीक है। तो देखो, फ्रीडम ऑफ 6 टाइप की फ्रीडम की बात की हुई है 19(1) में। ठीक है, बेसिक 19(1) में फ्रीडम। आपको हाँ ना, जो आपकी 6 टाइप की फ्रीडम है उन सब की बात की हुई है। अब आजकल देखो, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ना, सबको पता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया है, क्वेश्चन आ गया है अब 19(2) पे। व्हाट इज 19(2)? So it is रेस्ट्रिक्शन। regarding बाउंडेशन limitation, sir. limitations. हाँ, Just like वर्ड दैट इज, जो एग्जैक्ट वर्ड है, reasonable कीवर्ड है, दैट इज restriction, रीजनेबल reasonable रेस्ट्रिक्शन। restriction. ठीक है, ये सभी लोग याद रखना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्कसंगत व्हाट इज आधार दिस? पर प्रतिषेध। ये बनाया है आपने कि रियली इसको यही बोलते हैं? बनाया सर। बनाया, लेट मी चेक वंस। इसको सर उचित आधार पर निर्बंधन ऐसा कुछ है सर। हाँ। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आजकल ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम रह गए कि 19(1) क्या है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो इसमें। स्वतंत्रता का 6 अधिकार, उचित प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध। देखो, 19(2) में ही लिखा हुआ है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उचित प्रतिबंध संविधान में लिखित आधारों पे, लिखित आधारों पर ही उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखो, बहुत सारे केसेस क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट पर रोक हो गई, फेक न्यूज हो गई, हेट स्पीच हो गई। इन सब में जो एक इशू आता है वो ये आता है कि इंटरनेट पे जो प्रतिबंध लगाया गया वो क्या 19(2) के अंतर्गत जो संविधान में उचित आधार दिए हुए हैं उन्हीं पे लगाया गया, कि ऐसे ही सरकार ने अपनी मनमर्जी से लगा दिया। ठीक है, पब्लिक तो ऑर्डर ये को आप, प्रिजर्व करने। हाँ, अब वो हैं कुछ ग्राउंड जो लिख रखे हैं, वो हैं, आप कुछ याद रख सकते हो, जैसे सिक्योरिटी, सॉवर्निटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। डिसेंसी एंड मोरालिटी। सारे याद मत रखो, है ना, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट, कंटेम्प्ट ऑफ, काफी सारे हैं। आप तो इतना याद रखो कि 19(2) क्या कहता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उचित प्रतिबंध है ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो सारे केसेस हम देख रहे हैं ना, चाहे वो मॉब लिंचिंग का केसेस हो, चाहे इंटरनेट को बंद करने के केसेस हो, हेट स्पीच हो, ट्विटर को बैन करना हो, फेसबुक को बैन करना हो, एनीथिंग, सिनेमा हॉल में मूवी को नहीं रिलीज करने दिया जाना हो, ठीक है, कोई भी इस तरह के केसेस हो, क्रिमिनल डिफेमेशन का केसेस हो ना, इन सब केसेस में आप ये लिख सकते हैं कि 19(1) में हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है हर किसी चीज से रिलेटेड, लेकिन 19(2) में उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। लेकिन क्या ये उचित प्रतिबंध जो यूज किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो संविधान में दिए गए ग्राउंड्स के बेसिस पे है कि सरकार अपनी मर्जी से कर रही है? समझ रहे हैं आप पॉइंट मेरा? हाँ या ना? ठीक है, हाँ सर। अब देखो,
अब ये सरकार अपनी मर्जी से कर रही है हाँ या ना, इसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन निकाला है, किसी को पता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं, कोई कर पाएगा ट्रांसलेशन? समानुपात का सिद्धांत। समानुपातता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ये है आपका आनुपातिकता का सिद्धांत। जैसे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला होगा आनुपातिकता का सिद्धांत, उन्होंने बोला था प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो बोला था, ये इस केस में बोला था, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है? कि स्थिति को देख के कि भाई हाँ, कौन कि सी जब आप साइड किसी में भी फेवर चीज पे, है। हाँ 19(2) के अंतर्गत जब भी आप उचित प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सिद्धांत का पालन करें। उसमें तीन चीज आती है कि वो जो आपका एक्शन है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, लेजिटिमेट एक्शन, इट मस्ट बी लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, सबसे कम। ऐसा नहीं कि किसी एक शहर में गणेश यात्रा निकल रही है और पूरे राजस्थान में इंटरनेट पे पाबंद लगा दिया गया, ठीक है, किसी एक शहर में 144 लगाई गई थी तो उस चक्कर में पूरे सब जगह कर दिया गया। अगला है रेशनल रिलेशनशिप, लगाने वाले उचित हों। तो इन तीन ग्राउंड पे इसको चेक किया जाता है। इतना हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन आप इतना जरूर याद रखना कि 19(1), 19(2) और थोड़ा सा 19(2) से आगे बढ़ के प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि एक आनुपातिकता का सिद्धांत है जिसके बेसिस पे 19(2) की चेकिंग की जाती है। अब इनको आप कहां कहां यूज कर सकते हो वो भी लिख लो। हेट स्पीच के केसेस में लिख सकते हो, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, है ना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना इसको, हेट स्पीच, फेक न्यूज, रेगुलेशन ऑफ मीडिया, मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की बात चलती है, उस पे लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के कोई आर्टिकल या इसके खिलाफ कई बार प्रतिबंध लगा दिया जाता है, न्यूज़पेपर पे प्रतिबंध, न्यूज चैनल्स पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसमें लिख सकते हैं। इंटरनेट पे कर्व लगा दिया जाता है, राजस्थान में बहुत है ये इशू, ओके, तो उसमें भी आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ ना? ठीक है सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय के हिसाब से। एनीवन? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ और कंसाइन, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रोपगेशन। प्रोफेस। सभी लोग एक बार जो भी आपके नोट्स है उसमें देखें कि आर्टिकल 25 क्या है एग्जैक्टली। टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट एंड प्रोफेस प्रोफेस, एंड कंसाइंस। ठीक है, बाकी लोग इसको जल्दी से लिखें आप जहां पे भी हो, उसमें फिर हम आगे बात करते हैं। लिखा आपने? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म को, इसका हिंदी में मैं यदि ट्रांसलेशन करूं, हिंदी वाला कोई बताएगा क्या है? अंतःकरण अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। सभी लोग इसको पेन पेपर पे लिखो, फिर हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो बिना लिखे आपको नहीं आएगा। कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, आप किसी भी धर्म को अंतःकरण मतलब अपने कंसाइंस के हिसाब से सोच सकते हैं, मान सकते हैं, और उसके
प्रोफेशन किस तरह से आप उसको करना चाहते हो, किस तरह से उसको फैलाना चाहते हो और किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसमें आपको स्वतंत्रता है। यहां तक क्लियर? किसी को इसमें, किसी को डाउट कोई? नो सर। ठीक है। अब क्या बात आती है, आ, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन इसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, कोई बताएगा? मॉरालिटी और पब्लिक ऑर्डर मूल बिल्कुल, है ना। अधिकार है, हेल्थ। मूल ये अधिकार जित में इसमें। ये जो है आपका, ये भी अब एक कदम आगे बढ़ता है और बात करता है कि दिस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रखते हो, POMH, तीन चीजें हैं ये आर्टिकल, या रिलीजन से रिलेटेड तीनों चारों जो आर्टिकल है, दिस इज सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो अब कौन सा एक्शन या कौन सा ऐसा, जैसे हम बात करें कि आप दिवाली पे पटाखे चलाना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप कहते हो ये तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई कहता है कि इस मंदिर में महिलाओं को नहीं घुसने दिया जाएगा, वो कहते हैं ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। महिलाएं कहती हैं कि नहीं हम घुसेंगे, वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आप इस तरह के बहुत से यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं। जैसे अभी आजकल वर्तमान में चल रहा है कि हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पे बजाना, अजान को लाउड स्पीकर पे बजाना। ठीक है, इस तरह के काफी सारे इश्यूज हैं जिन पे छोटे मोटे कोई क्वेश्चन बन सकते हैं, या नहीं भी बने तो आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ सकते हो। आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, और इसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन दिया है। किसी को आइडिया? सर धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत। यस, इसेंशियलिटी ऑफ रिलीजन। किसने आंसर दिया अभी ये? सर ज्योति। जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्राइन, धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत। ठीक है, अब बस ये धर्म की अनिवार्यता का सिद्धांत ये चेक करना, अब ये किसी गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, केस टू केस बेसिस पे करेगा। ठीक है, तो इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए वुमेन एंट्री। कौन सा टेम्पल है जहां पे बड़ा इशू हुआ था ये? तो सबरीमाला सबरीमाला। टेम्पल। सबरीमाला। सबरीमाला। ठीक है, वुमेन एंट्री सबरीमाला केस है। और आप दिवाली पे पटाखे चलाने का भी काफी चला है। ठीक है, तो इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको आप इसमें यूज करते हुए, तो ये दो डॉक्ट्राइन, एक इसेंशियलिटी वाला, अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक है आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और वन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। यहां तक आपको क्लियरिटी? कोई इश्यू, कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम। अब देखो, यस। आ, अब हम जो पॉलिटी के मॉकटेल की बात कर रहे थे ना, उसमें एक तो था आपका कीवर्ड्स, वन इज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, है ना, ये आप लिख लोगे। अनदर इज आर्टिकल्स, ये सभी आप याद कर लो। और आई वुड सजेस्ट आपको प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP। ठीक है, इन सबके आर्टिकल्स अच्छे से पता हो। फंडामेंटल राइट, DPSP में आपको हर आर्टिकल में क्या लिखा है ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार यूज आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ना। आपको याद हो तो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 22 आर्टिकल क्या है, 21 क्या है, ये किस आर्टिकल में है, ये किस में है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से पता रखना। अब बात आती है कमेटीज की। कुछ कमेटीज यहाँ पे फिक्स हैं, है ना, सिर्फ अपने पॉलिटी में, उनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ, आप लिख लो एक बार। देखो, ये कहते हैं कुछ चीट कोड टाइप के हैं, है ना, कहीं आपको कुछ भी ना मिले तो इस तरह से लिख सकते हो। पहला तो हमने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिसेंट जजमेंट,
आपको कहीं कुछ भी याद नहीं आया, आप ये लिख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्तमान में अपने जजमेंट में ये कहा है। ठीक है, या और आपको लगता है कि बड़ा केस था तो सुप्रीम कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जनरली कितने जजेस से मिलकर बनती है? 5। 5। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, एज पर लेटेस्ट सबमिशन टू पार्लियामेंट। As per latest submission to parliament, the crime against women has increased twice. समझे आप बात को? क्या कर रहे हैं हम? हेलो? So means ऐसा हुआ या ना हुआ हम लिख दें। हाँ, ये आपका चीट कोड है। ठीक है, आप खुद अपने मुंह से बोलो कि वुमेन के खिलाफ क्राइम 100% इंक्रीज हो गए हैं, है ना? अब आपको भी पता, मतलब देखो, चीट ये सब करते समय, फ्लड ये गड़बड़ करते समय आप बहुत ज्यादा उल्टे सीधे नहीं जा सकते, है ना? आपको थोड़ा फिक्स होना पड़ेगा। पर आप जब करो ना तो इसमें इस तरह की चीजें लिख सकते हो, एज पर लेटेस्ट सबमिशन टू पार्लियामेंट, द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स हैज इंक्रीज्ड बाय 40% इन ईयर 2023। ठीक है, तो इस तरह के आप शब्दों को यूज कर सकते हो। सर तो अकॉर्डिंग इससे थोड़ा, एनसीआर भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो तो लिख ही सकते हो, मैं कुछ और चीजें भी बता रहा हूँ। ओके, वो तो है ही आपके पास एनसीआरबी का अगेंस्ट, और ये भी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए आप, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद की स्थायी समिति। संसदीय स्थायी समिति। संसदीय स्थायी समिति। ठीक है, या फिर सिंपल और संसदीय समिति, पार्लियामेंट कमेटी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजों पे बनाई जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑन रिजर्वेशन इशू, पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑन डेवलपमेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज। इस तरह के इन कमेटीज को आप अपने हिसाब से क्वेश्चन में जिस तरह का क्वेश्चन है आपको लगता है, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। अगला लिखिए आप, फोर्थ। अब देखो, ये कुछ कमेटीज हैं, जो कमीशन है जो पुराने टाइम से चल रहे हैं। एक है सरकारिया, सरकारिया कमीशन, वन इज पुंछी कमीशन। ठीक है, इन दोनों महानुभावों ने बहुत सारी चीजों पे बहुत कुछ कहा है। सरकारिया कमीशन कब था, टाइमिंग इसकी? 1983। 1983 में ये बन गया था। इसकी रिपोर्ट 87 तक आई थी। ठीक है, 87 88 तक, तो आप कोई भी ईयर आप मेंशन कर सकते हैं। सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन की ईयर 2007। 2007। ठीक है, तो इनके दोनों के कंधे पे रख के आप बहुत सारी चीजों को बोल सकते हो कि एज पर सरकारिया कमीशन, एज एक में सरकारिया कमीशन का नाम लिख दो, एक 10 मार्कर में पुंछी का नाम लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। सिक्स्थ इज सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। अब आप सभी एक काम करना, सेकंड एआरसी में 10-11 रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के नाम पढ़ लेना क्या क्या हैं। जैसे आपने डीपीएसपी और एसडीजी याद कर रखे हैं ना, ऐसे सेकंड एआरसी की रिपोर्ट याद कर लीजिएगा। जैसे सेकंड एआरसी की फर्स्ट रिपोर्ट आरटीआई के बारे में है। ठीक है, सेकंड रिपोर्ट, फोर्थ रिपोर्ट आई थिंक लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। तो इस तरह से आप चीजों को याद कर लेना थोड़ा सा, तो आपको हेल्प मिलेगी। कर लेंगे सभी ये काम सेकंड एआरसी का? यस सर। ठीक है, आपको जैसे कोई हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में उनको कीवर्ड्स नहीं मिलते हैं, या इंग्लिश का कोई निबंध लिखते समय, तो इसको खोल दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। आपका एक लाइन तो इसी से भर जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड एआरसी, इन सभी रिपोर्ट्स को आप लोग लिख के, 11 12 13 रिपोर्ट्स हैं, उनका सिर्फ हेडिंग लिख के ग्रुप में आप शेयर करिएगा। ठीक है, उससे प्रूफ होगा कि आप लोगों ने किया है। रियली बहुत हेल्पफुल है, आप इसको यकीन मानिए, काफी आपको इसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जैसे सेकंड ईआरसी 10th रिपोर्ट
आई थिंक एथिक्स इन गवर्नेंस है, तो इसको आप एथिक्स में यूज कर सकते हैं। इवन पवेड में अपना एक चैप्टर है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो उसमें इसको यूज किया जा सकता है। सेवंथ कमीशन का नाम लिखिए आप, NCRWC। कोई बताएगा क्या है ये? नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अरे संवैधानिक लक्ष्मीकांत का परिचालन के लास्ट, लिए राष्ट्रीय आयोग। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसी का नाम वेंकट चलिहा कमीशन भी है, वेंकट चलिहा कमीशन 2002, ठीक है। तो आप सेम, अच्छा इसने भी क्या है, संविधान के हर पॉइंट पे बात की है, सेंटर स्टेट रिलेशन हो या ट्रिब्यूनल्स हो, जुडिशरी हो, एनीथिंग। तो जो भी चीज आपको ठीक लगती है ना, जैसे आपको पता है जुडिशरी पे कोई क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ भी नहीं पता क्या लिखना है, तो आप लिख दो कि वेंकट चलिया कमीशन 2002 ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सुरक्षित करने के ऊपर बहुत जोर दिया है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? यस सर। हाँ यार, ठीक है। इनको यूज करना सीखो, लेकिन आप जितना इनको लिखोगे, जितना इनसे आप हेल्प ले पाओगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला लिखो आप, सेवंथ इज NCRCWC या वेंकट चलिहा कमीशन भी बोलते हैं। एट्थ, हम नीति आयोग के ऊपर अपनी कह के बात रख सकते हो, ठीक है। नाइन्थ, दो चीजें हैं, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स। लॉ कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधि आयोग। अच्छा, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स काफी चीजों पे आती है, पर कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट हैं जो आप लिख सकते हो। 170th जो रिपोर्ट थी, 170, उसने बात की थी इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। इस पे क्वेश्चन हमेशा आप पूछा जाता रहा है RAS में। आप जब भी पूछा जाए 170 लॉ कमीशन की रिपोर्ट, 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, और 233 और 230th 230 ये बात करती है जुडिशियल रिफॉर्म पे ना। आजकल अभी न्यूज में भी चल रहा है, जब से अमित शाह जी ने बात की है कि CRPC और IPC को इम्प्रोवाइज करेंगे, तो इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम वो चीजें कर रहे हैं जो आपके नॉर्मल काम में आ सकती हैं, ठीक है, यूनिवर्सलाइज बातें कर रहे हैं। अब इसके अलावा पॉलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं या कुछ ऐसी NGOज हैं जो रिपोर्ट करती रहती है, उनके नाम लिख लो आप। पहला तो आप कोई भी क्राइम को रिपोर्ट करो तो NCRB के कंधे पे रख के चला सकते हो। सेकंड, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड बात करो, इलेक्शन रिफॉर्म पे एक NGO काम करती है, कोई नाम बता पाएगा? ADR, सुना है किसी ने? यस सर, ये क्या कैंडिडेट फुल फॉर्म है? इंफॉर्मेशन देती है सर, उनकी पॉलिटिकल का जो बिल्कुल बिल्कुल। क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती, हाँ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। ए से ऑल्टरनेट आई डोंट नो एग्जैक्ट। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ADR काफी सारी रिपोर्ट देती है इलेक्शन के ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स की फंडिंग, उनके क्रिमिनलाइजेशन, किस तरह का उनका बिहेवियर है, इसके ऊपर। थर्ड इज, आप डाटा ले सकते हो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, NJDG, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। इसमें आप बात कर सकते हो जुडिशरी से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, जुडिशरी में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। स्टाफ की वैकेंसी है, जुडिशरी में स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, इस तरह के जो भी पॉइंट है उसको आप NJDG के ऊपर बात कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, आपको कोई लॉ से रिलेटेड बात करनी हो, जैसे लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एग्रीकल्चर लॉ, या वर्तमान में अभी पुलिस रिफॉर्म की बात चल रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात चल रही है, तो इन सब पे जो चीजें बनाती है ना, उसका नाम है
विधि सेंटर फॉर, लिखिए सभी लोग, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। एक्चुअली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपनी पार्लियामेंट को रिपोर्ट सबमिट करती हैं। जैसे आपने देखा हो तो पार्लियामेंट भी अपने सुझाव मांगने के लिए लॉज को जो अपलोड करती है ना, उस पे ये कुछ वर्किंग है जो अपनी इन्फॉर्म करते हैं। तो वन इज विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, VCLP। ठीक है, अगला फिफ्थ, डिफेंस इंटरनेशनल रिलेशन, IR। इन दो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए एक समिति है, CSDS लोक नीति सेंटर फॉर, सभी लोग लिखें, स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। देखो आप लोग, ये CSDS लोक नीति सेंटर फॉर डेवलपिंग। सर इसमें ORF का भी रेफरेंस दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिखा रहा हूं उसको, है ना। डिफेंस IR से रिलेटेड सेकंड है आपकी ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और एक तीसरी है SIPRI, सुना है किसी ने नाम? भ्रष्टाचार के नहीं, उससे जो कितने सर यस सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। वो मिलिट्री पावर रिपोर्ट निकालती है सर, स्वीडन की संस्था है। स्टॉकहोम, तो रशिया स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, SIPRI। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं? आप मेरा पॉइंट समझो। ये जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं ना हम, जैसे बुक खोल ली, लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, ये तो आप करते रहे हो और करते जाओगे, है ना, आगे भी यही काम करोगे। आप उन चीजों पे काम करो और हम भी वही काम कर रहे हैं, जिससे आपका आंसर आंसर सा लगे और आपको थोड़ी मार्क्स मिले उसमें ज्यादा। ठीक है, आपको सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हम वो सब चीजें कर रहे हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कुछ लिख पाओ और ऐसा लिख पाओ कि उसमें अच्छे मार्क्स मिल पा रहे हो आपको, है ना। क्योंकि मैं आपको बोलूं, आप जैसे अभी भी पढ़ना बंद कर दो और कोई भी पुराने साल का इसका RAS का पॉलिटी का पेपर उठा लो, ठीक है, शायद ही कोई एक या दो क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आज के दिन भी आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, है ना कुछ उसको आपको उसके इर्द गिर्द का पता है। बस आपको दिक्कत क्या है, लिखने की। तो आप वो लिखने की दिक्कत को पता है आपको कि आपको लिखने की दिक्कत है, लेकिन आप उसको अभी भी फेस नहीं करते हो और अभी भी क्या काम में लगे रहते हो, पढ़ाई में, कि हम पढ़ लें। क्या आप उस चीज की तैयारी कर रहे हो, वो एक या दो क्वेश्चन की जो नहीं आते होंगे, ठीक है, आप उन चीजों की तैयारी करो जो 80-90% क्वेश्चन आपको आते हैं। पर क्या आप उन 80-90% क्वेश्चन में भी 60-70% मार्क्स लेके आ पाओगे क्या? पॉइंट क्लियर है मेरा ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आप यकीन नहीं हो ना, तो इस सेशन के बाद में एक बार बंद करना और कोई भी रैंडमली 2021 का या 18 का या 16 के 2 पेपर दिए हुए हैं, कोई भी एक पेपर उठा के देखना, आप देखना आपको मोस्टली सब पता है ना। पूरा 100% नहीं तो 60-70% पता है, और एग्जाम में भी जाओगे ना तो इतना ही पता होता है, 60-70%। आपको बना के फ्रेमवर्क बना के ही आंसर लिखना होता है। तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करो, इस तरह की चीज आ गई तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इस तरह की चीज आ गई तो ऐसे कर लूंगा, ये चीज लिखनी है मेरे को, ये लिखना है। पॉलिटी में मेरे को अब जैसे आपको पता होगा ना, पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे को आर्टिकल लिखने, तो जब आप ऐसे सबकॉन्शियसली आपके माइंड में होगी और आपको इंटेंशनली फोर्सफुली आप अपने माइंड को कहोगे ना कि मुझे ये लिखना है, तो आप दिमाग लगाओगे। अब किसी को नहीं आता आर्टिकल उस पर पर्टिकुलरली, तो आप इतना तो लिख सकते हो ना कि दिस इज रिटन इन पार्ट 3 यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इनको हम? ठीक है, शेड्यूल लिख दिया आपने, पूरा नहीं पता तो कुछ तो लिख दिया आपने, पर हमको नहीं पता ना तो आप उसको छोड़ दोगे बिल्कुल ही। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी में आ जाए, आप कोई कमेटी का जिक्र कर सकते हो क्या? हेलो, कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप 2 मार्कर्स को छोड़ दो, बाकी 5 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में एक एक कमेटी डालते जाओ। एक में सरकारिया डाल दी, एक में पुंछी डाल दी, एक में एनसीआर डब्ल्यूसी डाल दी, एक में वेंकट चलिया को लिख दिया, सेम नाम है, ठीक है। एक में आपने लॉ कमीशन लिख दिया, कुछ ना कुछ आप लिख के आ रहे हो। और आपने सोच लिया कि मैं तो इन कमेटीज को कहाँ लिखूंगा, कंक्लूड करते समय, ये भी आपने माइंड में फिक्स कर लिया, ठीक है। एक में एसडीजी को लिख दिया, इस तरह से आप लिखते चले गए आपके चारों पांचों क्वेश्चन में। आप समझना बात को, आपके मार्क्स रियली इंप्रूव होंगे इनसे, है ना। जनरल बातें, ज्ञान की बातें तो आप करके आने वाले हो और करते रहे हो। जिन्होंने पहले भी पेपर दिया है ना, वो भी बहुत अच्छी तैयारी करके गए होंगे, है ना, उस समय भी। पर हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं, उसका मतलब है हमको कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। कोई कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा इसमें? ओके, तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े। और कोई इश्यू आपको? तो ये कुछ कमेटी हमने लिखी है, आप इनको इस तरह से इसमें अपने पॉलिटी के मॉकटेल में ऐड कर सकते हो। सर इसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। यार पीडीएफ में तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिख दिया, फिर भी मैं कर दूंगा, बताइए ठीक है। मैं। ठीक ठीक है। अब देखो, लास्ट हम जो चीज अब बात करने वाले हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन से रिलेटेड। आप पुराना अपना प्रीवियस आरएस का पैटर्न उठा के देखना, इलेक्शन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल डेमोग्राफी, इस पे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछते आए हैं और पूछेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज लिखाना चाह रहा हूँ, वो आप लोग लिखिए। इसी तरह की चीजें, मतलब थोड़ा सा जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो आपके नोट्स में। बाकी तो आप ज्ञान की बातें तो सब कर ही लोगे। वैसे मेरे को ये आपको ट्राइब्स और ये शेड्यूल्ड एससी एसटी के ये भी पढ़ाने थे, लेकिन ठीक है, उसको बाद में करेंगे। हम इलेक्शन का देख लेते हैं पहले। इलेक्शन, इलेक्शन किस पार्ट में लिखे हुए हैं अपने? सभी लोग ध्यान से, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं और यदि पेपर टाइम पे हो जाता है ना, तो इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। तो कुछ चीजें आप मेरे साथ रिवाइज करते जाओ। किस पार्ट में लिखे हुए हैं इलेक्शन? 324। संविधान के किस पार्ट में इलेक्शन का जिक्र है? सर 15। यार आप लोगों की बहुत बुरी हालत है। 15, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल क्या है? 324। 324। सभी लोग चुनाव वोटिंग डालेंगे, जिसको हम यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं, वो कौन सा आर्टिकल है? 325। आर्टिकल 325 में है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सफरेज को? सार्वभौमिक मताधिकार। यस, सार्वभौमिक बता। सर सार्वभौमिक मताधिकार। ये कुछ आर्टिकल्स याद रखिएगा आप, है ना। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज, कि जो 18 प्लस आयु के व्यक्ति हैं वही चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है। अगला आर्टिकल है 327। ये समझ लीजिए, 327 में पार्लियामेंट मीन संसद चुनावों से रिलेटेड कानून बनाती है। 328 में विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाएं चुनावों से रिलेटेड कानून बनाती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं मुद्दों पे जिस पे पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाए हों, ठीक है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट आर्टिकल 329 ये कहता है कि जुडिशरी या कोर्ट्स बार्ड हैं, या उनको कोई अधिकार नहीं है कोर्ट्स को किस चीजों पे? एक तो डीलिमिटेशन एक्ट पे क्वेश्चन करना, ठीक है। डीलिमिटेशन एक्ट पे आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं कर सकती। और इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दे यदि कोर्ट को सुनने हो, इलेक्शन से रिलेटेड, चुनावों से रिलेटेड, तो सिर्फ कब सुन सकती है? जब उस पे इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे चुनाव गलत हुआ है ना। वो अपने मताधिकार, अपने स्वयं संज्ञान लेते हुए ये नहीं कह सकता कि
अशोक गहलोत जी ने नॉमिनेशन में गलत वो फाइल कर दिया है, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, ये कब कर सकता है कोर्ट? जब कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाए, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें ये शुरू के 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वन इज पार्ट 5, अनदर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो, इलेक्शन कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं भी पता हो ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि इलेक्शन इन मेंशन्ड इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 327 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट चुनावों को कंट्रोल करने के लिए, चुनावों को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने कौन कौन से कानून बनाए हैं संसद ने? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। गुड। देखो, सबसे पहले तो है आरपीए 1950। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको इजीली याद रहेंगे, है ना, फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आ जाए, चुनावों से रिलेटेड सुधार के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसमें लिखो कि चुनावों से रिलेटेड जो सुधार हैं वो आरपीए 1950 और आरपीए 1951 को टारगेट करते हैं। आरपीए की फुल फॉर्म कौन बताएगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हिंदी में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। तो आप ये लिखना, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ना चुनाव इस पे, इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो ये आपकी शुरुआत ही यहाँ से होनी चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिमांड करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में जो चीजें दी हुई हैं उनके ऊपर सुधार करें, उसमें जो रूल्स हैं, उसमें जो कानून है, उनके ऊपर सुधार करें, ठीक है। तीसरा कानून है इसमें डीलिमिटेशन एक्ट 1952। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं डीलिमिटेशन को? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। परिसीमन अधिनियम 1952, 1952, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, वो एक है क्वालिफिकेशन, कि कौन चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का या विधानसभा का। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कोई बता पाएगा? 103 है 88। देखो, नहीं, सुनो सुनो, दो टाइप की क्वालिफिकेशन होती है। क्वालिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अहर्ताएं। यस सर। ठीक है, दो टाइप की क्वालिफिकेशन होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन, संवैधानिक, जिसमें संविधान में लिखा हुआ है कि उम्र इतनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, ये जो आर्टिकल है वो है 84, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि संसद के द्वारा निर्धारित अन्य अर्थाएं, ऐसा भी लिखा हुआ है। हाँ हाँ, सुनो, एक तो 84 और जो राज्यों की विधानसभा के लिए लगता है वो है 173, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसका लास्ट पॉइंट ये कहता है कि और संसद के द्वारा बनाई गई अहर्ताएं, ठीक है। तो बाकी जो संसद द्वारा बनाई गई अहर्ताएं वो कहलाती हैं फिर आपकी लीगल क्वालिफिकेशन, विधिक अहर्ताएं, ठीक है। तो ये आर्टिकल याद रखना, क्वालिफिकेशन में 84, 173। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अहिर्ता वाला क्वालिफिकेशन वाला जो चीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डिस्क्वालिफिकेशन की बात, क्योंकि बड़ी न्यूज में रहती है, अभी भी चल रही है ना, डिस्क्वालिफिकेशन। और यदि मैडम साहब ने कुछ गड़बड़ी करी तो ये और न्यूज में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, डिस्क्वालिफिकेशन का कौन सा आर्टिकल है, कोई बताएगा? सेम, डिस्क्वालिफिकेशन भी दो टाइप की है। पहली है कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखना सभी लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट इज लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। इसका आर्टिकल कौन सा है बताइए? 103। 102 सर। 102 और 191, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन और लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ 3-4 पॉइंट बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या है?
तो भारत की नागरिकता ना रहे। तो हाँ इंसॉल्वेंसी। बिल्कुल, इंसॉल्वेंसी हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, लाभ का ठीक वेरी है। इंपॉर्टेंट। ऑफिस एक लाभ ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉफिट। चीज, लाभ का लाभ ऑफिस का ऑफ पद, प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ बिल्कुल, है ना, प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और कोई पॉइंट, सिटीजनशिप ना रहे, ठीक है। एक पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हो, वो है 10th शेड्यूल। क्या है 10th शेड्यूल में? एंटी एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन लॉ। दल एंटी बदल। डिफेक्शन, ठीक है, दल बदल, वो भी इसी आर्टिकल में आ आर्टिकल जाती है। प्लस इसमें भी लास्ट में लिखा हुआ है कि और वो सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करे। समझ रहे हो आप बात को? तो पार्लियामेंट ने बाय लॉ बहुत सारी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन बनाई हुई है, और ये सारी लीगल डिस्क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने बनाई है, वो किस कानून के अंतर्गत बनाई है? आरपीए में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए में। समझ रहे हैं सभी? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये सारी अदर डिस्क्वालिफिकेशन बनाई हुई है। ओके, अब देखो, अब हम जब इसमें बात करते हैं ना डिस्क्वालिफिकेशन की, तो जो मेजर आरपीए है, मतलब आरपीए में जो ना इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है, वो है सेक्शन 8। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अभी न्यूज में भी सुना होगा, राजस्थान में बड़ा न्यूज में रहा था सेक्शन 8। ये क्या है, कोई बताएगा? क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लिखो, सभी लोग लिखो, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। यदि वो प्रत्याशी कुछ ऐसे कार्य करता है, तो उस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसका सेक्शन है 8। सेक्शन 8 किस चीज का सेक्शन है, कोई बताएगा? आरपी एक्ट। चुनावी खर्च ना, आरपीआई एक्ट। है टाइमली ना, ब्यौरा ना 19। देना चुनावी खर्च का। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी को ब्राइबरी देना, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। हेट्रेड, एनेमिटी फैलाना, ठीक है, और सोशल लेवल्स। सती सती और उसका एक सेकंड, प्रचार करना। एक, हाँ, ये पता है आपके उसमें है लॉ में, लॉ में जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, उसको आप इससे लिंक कर सकते हो कि क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है ना। आई थिंक ये कोई लिख के नहीं आएगा उधर, आपके डोमेस्टिक वायलेंस में, है ना। आप इसको याद रख सकते हो कि अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरपीए ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू क्रुएल्टी, है ना, या डोमेस्टिक वायलेंस। लिख पाएंगे आप इसको? जी सर। ठीक है। एक अभी बात चल रही थी हमारे यहाँ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है यदि किसी को कन्विक्शन हो जाए, कितने साल की सजा हो जाए, और उसमें 2 मोर से देन ज्यादा साल की। है ना, नॉट लेस देन 2 years, 2 नॉट लेस देन 2 years। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो कितने ईयर्स के लिए होती है? 6 years। 6 years के लिए, ठीक है। तो आप इतना याद रखना कि सेक्शन 8, जैसे आपने ये याद रखा ना 102 और 191 में, ऐसे याद रखना सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1950, ये भी आपको लीगल डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और भी बहुत सारे ग्राउंड है, उनको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो अगला पॉइंट, ये आओ, सेक्शन 77 ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। सभी लोग लिखें इसको, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है उसको अपने इलेक्शन एक्सपेंस का अकाउंट देना होता है। इलेक्शन एक्सपेंस बाय एवरी कैंडिडेट। कौन सा सेक्शन है ये? 77। 77। आप लिमिट बता सकते हैं कि राजस्थान में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कितनी लिमिट थी खर्चे की? 40 लाख। 40 लाख, ठीक है। तो अभी जो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसकी अपर लिमिट है 40 लाख, और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसकी अपर लिमिट कितनी है? 75। 95 लाख।
ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो सकती है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो अभी इलेक्शन एक्सपेंडिचर हुए, इसमें जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ उसकी इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट थी 40 लाख, और लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें 95 लाख लिमिट होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन इसका, दैट इज, अच्छा हो सकता है लक्ष्मीकांत में या आपकी कोचिंग नोट्स में, आई डोंट नो, मैंने देखे नहीं है कोचिंग नोट्स, बहुत सारी चीजें करा रखी हूँ पर छोड़ सकते हो, जितना हम बता रहे हैं ना उतना आप कर सकते हो। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 123 ऑफ आरपीए। कोई किसी को पता है क्या है ये? बड़ा न्यूज में रहता है, सेक्शन 123 ऑफ आरपीए, दैट इज करप्ट प्रैक्टिसेस। कुछ ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसके कारण जो करप्ट प्रैक्टिसेस के दायरे में मानी जाती है, और यदि कोई इन 123 में जो करप्ट प्रैक्टिसेस दे रखी है इसमें कोई लिप्त पाया जाता है, तो उसको सेक्शन 8 ऑफ आरपीए के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो 123 है करप्ट प्रैक्टिसेस, हिंदी में क्या बोलेंगे करप्ट प्रैक्टिसेस को? भ्रष्ट आचरण। एनीवन? भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण। देखो इसमें कौन कौन से आचरण है, ब्राइबरी, या फिर आपका बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, इस तरह की जो चीजें है ना उसको इसमें रखा गया है। धर्म जाति के नाम पर दंगे भड़काना, और जो हमने पढ़ा था क्रूअल्टी बाय ऑफेंस, वो सारी चीजें इसमें है भ्रष्टाचार में। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, एक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग सभी कर लेना। व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? आदर्श आदर्श आचार संहिता क्या होती है? ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, ये तो सबको पता होगा, ये बताओ कि इसके पीछे, आदर्श आचार संहिता के पीछे कोई लीगल बैकिंग है क्या? कोई विधिक बैकिंग या कोई कानून या कोई संविधान में लिखा हुआ है? क्या आदर्श आचार संहिता संविधान में लिखी हुई है? नहीं 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 सर। तो ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे वो अलग चीज है, ये क्या नहीं बात लिखी कर रहे हुई हैं हम? सर। यूसीसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, एमसीसी की बात कर रहे हैं। आदर्श आदर्श आचार संहिता जो इलेक्शन में लगती है, ठीक है ये तो कन्वेंशन से तो है ना? तो देखो, ना तो ये संविधान में है ना इसके लिए कोई कानून है, ठीक है, बस इसमें क्या होता है, एक मोरल पॉलिटिकल प्रेशर होता पार्टी है। की सहमति है हाँ, बस। हाँ बस आपस में एक सहमति टाइप का है जिसपे वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ चीजें हैं। अब दो तीन चीजें आप लिख लो, कुछ जो इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिसेंटली हुए हैं उसमें आप एक दो चीजें लिख सकते हो। पहला तो हुआ है नोटा। कौन सा जजमेंट था, किसी को पता है? यूसीएल। पीयूसीएल। किसने जवाब दिया ये? इसका जवाब नहीं दिया आपने, किसने जवाब दिया? पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। एक आपने बीवीपैट का नाम सुना वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट। यस सर। है ना? यस सर। बीवीपैट, ये कौन सा जजमेंट था ये भी लिख लीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक इलेक्शन रिफॉर्म्स अभी जो रिसेंटली हुए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को? चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड।
ये किस लिए लाए गए हैं, कोई बताएगा? सर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज, यस, एसबीआई के बिल्कुल, है थ्रू ना। होता है। नहीं, नॉट ओनली एसबीआई, बाकी भी होंगे ना। सर ऑथराइज है एसबीआई ट्रांसपेरेंसी, बैंक की इसमें। ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है क्या? लेट मी चेक। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी, गवर्नमेंट को ये पता रहता है लेकिन और हम्म ऑपोजिशंस को नहीं पता अभी रहता। अभी वर्तमान में चल रहा है, जिसमें डिमांड है कि आइडेंटिटी भी बताई जाए। ठीक है, लीव इट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया, ये हो गया। और जो रिफॉर्म हुए हैं, पोस्टल बैलेट सिस्टम शुरू हुआ है अभी, है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। सर ये होम वोटिंग का चला है कोविड वगैरह, इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। दिव्यांग, है ना, वृद्धजन, सीनियर सिटीजन्स के लिए होम वोटिंग, वोट फ्रॉम होम। और आप लिख सकते हो, एक और चीज थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसको शुरू करवाया है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ, मैंडेटरी डिस्क्लोजर, ये लिख लो, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। ये फेवरेट है, आप देखिएगा 2018 में भी इलेक्शन रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन है, 16 में भी है, 21 में भी है, हर जगह क्वेश्चन आया हुआ है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ। अब बाकी जो आप ज्ञान की बातें करते हो ना उसमें, कि उम्र बढ़ा दी है, ये कर दी है, जो नोट्स में दे रखा है, वो तो आप लिखोगे ही। इन सब 2 3 4 पॉइंट्स को लिख सकते हो, अच्छा है, वो जाएगा। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उसको कंपलसरी अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018। अच्छा देखो, इतने सारे ये केसेस एग्जामिनर को भी याद नहीं होते, है ना। आप लोग इधर उधर भी हो जाए ना तो चलता है, समझ रहे हो मेरी बात को। बाकी आप समझदार हो, आप इधर उधर करके भी, वैसे तो कोशिश करना याद रखने की, नहीं हो तो भी डरना मत लिखने में। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, केस का नाम है लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, यदि कोई कैंडिडेट डिस्क्लोज करने में सफल नहीं हो पाता, तो उसको 123 जो हमने पढ़ा ना अभी, करप्ट प्रैक्टिसेज, भ्रष्टाचरण, उसमें माना जाएगा। ये भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और यदि जैसे ही 123 में करप्ट प्रैक्टिसेज में आ गया, तो डिस्क्वालिफिकेशन किसमें होगी उसकी, सेक्शन 8। 8 में सर। 8, ठीक है। 8-2। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, लोक प्रहरी वाला केस था। इफ नॉट, है ना, नॉन डिस्क्लोजर का यदि केस होता है, कोई डिस्क्लोज नहीं करता है, तो मैं राइटिंग सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेज में माना जाएगा, आर्टिकल सेक्शन 123 में, और दैट विल लीड टू दिस। और एक और लास्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिफॉर्म हुआ है, दैट इज, ये है पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पीआई फाउंडेशन।
इसने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी must publish detail about criminal cases pending in candidate, कि जो आपका कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर रही है उसको ये पब्लिश करना है पॉलिटिकल पार्टी को कि उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी बोला कि पॉलिटिकल पार्टी को ये भी बताना है कि कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, और ये भी बताना है कि आपने इसको क्यों चुना, इतने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होने के बावजूद भी आपने क्यों चुना। ठीक है। और ये पब्लिश सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ये भी बोला गया है कि सोशल मीडिया पे भी पब्लिश करना है। ठीक है। तो काफी रिफॉर्मेटिव जजमेंट था ये सुप्रीम कोर्ट का। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हो। सर एक सी विजिल ऐप का सिटीजन विजिलेंस ऐप। हाँ, ये तो क्या एक नॉर्मल वो है, पर फिर भी लिख सकते हो सी विजिल ऐप। क्या है सी विजिल ऐप? ये देखो 2 मार्कर में आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज सी विजिल, कोई बताएगा? सर इससे इलेक्शन में जो वो वायलेशन ऑफ एमसीसी जो होता है उसका वीडियो बना के हाँ, डाल सकते। वायलेशन ऑफ एमसीसी की रिपोर्टिंग करने के लिए सिंगल स्टेज प्लेटफॉर्म है। बाकी आप लिखो फिर ई गवर्नेंस का साधन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। ठीक है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये सब शब्द यूज कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये शायद पूछा है या नहीं पूछा, मेरे को याद नहीं आ रहा। पोटेंशियल इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं आगे, इसकी लिस्ट बना लो। कोई बताएगा क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर वन में? नेशन कौन वन कौन से इलेक्शन। इलेक्शन? देखो, पहला तो वन नेशन वन इलेक्शन, या इसको और क्या बोलते हैं हम? एक राष्ट्र एक चुनाव। अरे हिंदी में नहीं, साइमल्टेनियस इलेक्शन। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। और क्या है बताओ फ्यूचर में जो देखे जा रहे हैं कि ये होने चाहिए? देखो इसी के आधार पे एक और है, जैसे अभी चीज है ना, 1 पर्सन 1 वोट, हाँ या ना? हाँ या ना? इसी तरह से एक चीज डिमांड चल रही है, 1 कैंडिडेट 1 सीट। अभी क्या सिस्टम है अपने यहाँ पे? 2 सीट्स हैं चुनाव लड़, एक से ज्यादा हाँ, सीट चुनाव लड़। नहीं नहीं, एक से ज्यादा नहीं, 2 सीट्स, 1 कैंडिडेट 2 सीट्स। ओके सर। ठीक है। तो इसको खत्म करके ऑन द ग्राउंड ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, ये आना चाहिए 1 कैंडिडेट 1 सीट। ये क्वेश्चन आ सकता है। पोटेंशियल क्या क्या चीजें चेंज की जानी चाहिए, व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 पर्सन 1 वोट। एक स्टेट फंडेड ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन की जो फंडिंग है ना वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, तो जिससे ये जो जितने भी है ना वो सब ना करें। जैसे गवर्नमेंट ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रैलीज ऑर्गेनाइज कराए, उनके बीच में डिबेट ऑर्गेनाइज करे, उनको न्यूज़पेपर्स में जगह दे, है ना, ये सब स्टेट की तरफ है, हो उनको फ्री हैंड ना दिया जाए। ठीक है। उनको कहाँ पे जो चुनाव प्रचार की सामग्री यूज करनी है वो उनकी तरफ से आए, स्टेट की तरफ से आए। तो इससे काफी कुछ ट्रांसपेरेंसी आ सकती है फंडिंग प्रोसेस में। और बताइए। एक लाइफ टाइम बैन, अभी जो 6 साल का बैन है ना उसको लाइफ टाइम बैन करने की बात है, कि जो कन्विक्शन हो उसमें लाइफ टाइम बैन हो। और अगला है
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास में कंटेम्प्ट के केसेस को रोकने की पावर नहीं है, कंटेम्प्ट के केसेस में पनिश करने की पावर नहीं है। तो ये भी डिमांड की जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में कंटेम्प्ट के केसेस में पनिशमेंट की पावर हो। ठीक है, जैसे आज कोई नेता बोल रहे थे कि ईवीएम में खराबी है, फिर वही कंटेम्प्ट है ईसीआई का, उसमें पनिशमेंट की कुछ पावर होनी चाहिए ईसीआई के पास, जिससे लोकतंत्र में और लोकतंत्र की प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं मैंने आपको बताई। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स का जब भी कोई क्वेश्चन आए, तो मैंने लॉ कमीशन की कौन सी रिपोर्ट बताई थी आपको, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसको जिक्र कर सकते हो? 170 170 230 नहीं नहीं, 230 तो जुडिशियल रिफॉर्म थी। जी जी लॉ 170 कमीशन 170 इलेक्टोरल इलेक्शन। रिफॉर्म्स में 170। दूसरा एक कमेटी बनी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसने 1990s में ही काफी कुछ बोल दिया था जो आज तक लोग यूज कर रहे हैं और आज तक चेंजेस किए जा रहे हैं, है ना। जैसे संविधान ने 1950 में इतनी सारी चीजें बोल दी थी कि हम उनको अभी तक पालना करने में लगे हुए हैं, अभी तक पूरी नहीं कर पाए। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पक्का आएगा, और इस नाम को याद रखना, एक तो एलसीआई की 170वीं रिपोर्ट और दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है, थर्ड इज आप वेंकट चलिया कमीशन, हमने जो पढ़ा ना अभी, वेंकट चलिया कमीशन या एनसीआरडब्ल्यूसी, इसका जिक्र कर सकते हैं। फोर्थ, सेकंड एआरसी फोर्थ रिपोर्ट, सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस। एथिक्स इन गवर्नेंस मैंने पहले गलत बता दिया था, आप लिख लीजिएगा, एथिक्स इन गवर्नेंस। इसमें भी इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की गई है। ठीक है, और बाकी हमने अभी जो पढ़ा ना, ये आपने एडीआर का जिक्र कीजिए, और जो अभी हमने ये देखी कि पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो पीयूसीएल ने किस में हेल्प की थी, नोटा लाने में, है ना। लोक प्रहरी संस्था, लोक प्रहरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, तो ये कुछ एनजीओज हैं जो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे जिन्होंने काम किया है। ठीक है, ये चारों, तो इनका भी आप जिक्र कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ डाटा लिखाना चाह रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। इलेक्शन अभी हुए हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको यूज करने में हेल्प मिले। पहला लिखो, एडीआर ने रिपोर्ट किया है, अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट 71% पॉलिटिकल फंडिंग, मैं कुछ फैक्ट्स लिखा रहा हूं, 71% पॉलिटिकल फंडिंग इज थ्रू अननोन सोर्सेज। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 71% राजनीतिक दलों को मिलने वाली जो फंडिंग है वो अज्ञात सोर्सों से आती है। ठीक है, सेकंड लिखिए, देखो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में या इंग्लिश में निबंध पैराग्राफ में भी आ सकता है ना, रिसेंटली हुआ है। अगला लिखिए, एक संस्था है ग्लोबल इंटीग्रिटी, ये अपनी रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट, लिख रहे हैं ना आप लोग? यस सर। ग्लोबल इंटीग्रिटी रिपोर्ट, GIR, इसके अनुसार इंडिया ने 100 में से 0 नंबर हासिल किए हैं। इंडिया स्कोर्ड 0, इंडिया स्कोर्ड 0 आउट ऑफ 100। किन दो चीजों में? पहली, डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट फाइनेंसिंग, इंडिया ने 100 में से 0 नंबर हासिल किए हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स की जो फाइनेंस करती हैं उसका डिस्क्लोज करने में,
और सेकंड चीज इसी को कर दो, पॉलिटिकल फाइनेंसिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज फाइनेंशियल रेगुलेशन। ठीक है, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस संसार में कि बीजेपी और कांग्रेस को पैसा आ रहा है तो कहां से आ रहा है। ठीक है, पता है क्या किसी को? नहीं सर। और जो इतने बड़े अमाउंट में पैसा दे रहा होगा वो क्या फायदा ले रहा होगा, है ना? ऐसा कोई फोकट में तो दे नहीं रहा होगा, वो तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। सेकंड रिपोर्ट जीआईआर की रिपोर्ट है 0। अब ये जो मैंने लिखा था ना, एडीआई की रिपोर्ट है 71% पॉलिटिकल फंडिंग थ्रू अननोन रिसोर्सेज, इसी में दो चीजें और ऐड कर लो। 34% डोनेशन जो आई है वो नो एड्रेस के साथ आई है, उसमें कोई एड्रेस नहीं है। नो एड्रेस और डिटेल ऑफ डोनर्स, कौन है देने वाला ये भी नहीं पता। और 41% केसेस में नो पेन डाटा, पेन नंबर भी नहीं है। ठीक है, इनको यूज कर सकते हो, कुछ एक डाटा आप याद रख लेना। अब देखो ये एग्जामिनर को भी नहीं पता कितने हैं, है ना? आप अपने हिसाब से बना लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं अराउंड अराउंड एक एवरेज लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ये जो डाटा मैंने आपको लिखा है ना, इसको आप यूज करना इलेक्शन फाइनेंस पे, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज फाइनेंसिंग, पॉलिटिकल पार्टीज फाइनेंसिंग। 11 बज गए, हम सेशन क्लोज करेंगे। लास्ट डाटा आप लिख लीजिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे लिख लीजिए कुछ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। यकीन मानिए आपको निबंध में, पैराग्राफ राइटिंग में इसमें क्वेश्चन दिखेगा, है ना, इलेक्शन से रिलेटेड। इस पे मैं डाटा देखो, एडीआर, है ना, ये सारी रिपोर्टिंग एडीआर के द्वारा की हुई है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एडीआर ने अपने सर्वे में कहा है कि आउट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज, है ना, भारत के सभी एमपी और एमएलए को यदि काउंट किया जाए तो 49% जो कैंडिडेट्स हैं उन पे कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, और 29% पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। कौन डिस्कस कर रहा है इस रिपोर्ट को? कौन बता रहा है? एडीआर। ठीक है, 49% कैंडिडेट्स क्रिमिनल चार्जेस। अब जैसे राजस्थान का क्वेश्चन आ जाए ना सिर्फ, तो आप इसको राजस्थान में परिवर्तित कर देना, है ना, एज पर एडीआर इन राजस्थान आउट ऑफ टोटल अराउंड 49%, ठीक है, कैंडिडेट्स आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस एंड 29% आर फेसिंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बोलता है एडीआर कि देखो, कैंडिडेट्स चार्ज्ड विद क्राइम्स, है ना, या क्रिमिनल चार्जेस, कैंडिडेट्स चार्ज विद क्राइम्स हैव नियरली डबल द चांसेस ऑफ विन, डबल chances to win बताओ। as compared to candidates with no criminal background। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स का यदि क्रिमिनल चार्जेस है तो उसके जीतने के चांसेस डबल हैं एज कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो ये आप लिख लेना।
अब इन दोनों तीनों चीजों पे दो तीन कमेटी बनी थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। एक तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सीवीसी की नियुक्ति किस कमेटी के आधार पे हुई थी? संथानम कमेटी। हाँ कमेटी। क्या बात है, संथानम कमेटी। ठीक है, तो संथाना कमेटी बेसिकली बनी इसी चीज के लिए थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। संथानम कमेटी 1963, और वहीं से सीवीसी का वो हुआ था। नेक्स्ट कमेटी आई थी बोहरा कमेटी। बोहरा कमेटी, ठीक है, उसने भी इस पे काफी कुछ बोला था कि क्रिमिनल नेटवर्क है ना, वो अलग ही एक अपनी पैरेलल राजनीति चलाता है। ठीक है, जो हम हिंदी मूवीज में देखते हैं ना, कवरेज आलम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, लिख लिए सभी ने? यस सर। ओके ओके, ठीक है। 2 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों का। देखो, आईआर में क्या करना है आप लोगों को, पढ़ाई मत करो, है ना। जो आपने प्री में पढ़ा ना उससे काम हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, है ना। वो पढ़ के भी बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार कोई ऐसी एग्रीमेंट या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। आता है तो लिख दोगे प्री की नॉलेज के बेसिस पे, नहीं आता तो अभी भी पढ़ के कुछ महारत हासिल नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो उस 2 नंबर की तैयारी को छोड़ो। बाकी जो आईआर का एक 5 नंबर का और एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार, आप क्या करना, जनरल चीजें लिखनी है आईआर में। आईआर में इंडिया से रिलेटेड क्या इश्यू है ना। देखो, इंडिया, पहले तो 3 4 चीजें ध्यान रखो, इंडिया की क्या क्या पॉलिसी है। जैसे आपको पता होना चाहिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट, ठीक एक्ट है, ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कनेक्ट सेंट्रल और एशिया, लुक वेस्ट पॉलिसी, और कनेक्ट सेंट्रल एशिया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। फार ईस्ट, एक्ट फार सर ईस्ट। अभी इंडिया मुस्लिम में सागर। सुनो सुनो, एक इंडिया की जो अभी पॉलिसी है ना, वो है कंटेनिंग असर्टिव चाइना। ठीक है, जो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि जो चाइना का असर्शन है ना उसको रोकना, ये भी इंडिया की एक पॉलिसी है इस समय। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉलिसी है, हर क्वेश्चन में लिख सकते हो, जिधर की कंट्री से बात कर रहे हो उसके संबंध में लिख सकते हो। अब इसके बाद में आप लोग क्या करना, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाए, 2 3 चीजें जो इंडिया की पॉलिसी को फर्क पड़ती। अच्छा, 2 3 चीजें और लिख लो इसमें। एक तो है गुजराल डॉक्ट्राइन, ये क्या है? नॉन रेसिप्रोसिटी, नेबरहुड फर्स्ट प्रिंसिपल पॉलिसी। ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में है ना, जो हमारे नेबर्स के ऊपर यदि कोई बात आएगी ना तो उसमें आप गुजराल डॉक्ट्राइन का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, पुराने टाइम में नैम ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसका। अब देखो इन सब के बाद में आ, आपको जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा वर्तमान में जो 2 3 मेन इशू हुए हैं ना, वो है एक तो G20, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सभी लोग ध्यान देना। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका इसमें सेंट्रल एशिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया में, जिसमें आप देख रहे हो, म्यूट रखें सभी लोग, इजराइल हमास, इजराइल हमास फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है ना, इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, G20 पे बनने के बहुत चांसेस है, सेंट्रल एशिया का कोई क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या करना है आपको, कोई भी चीज आ जाए, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखा रहा हूं जो आप आईआर में लिख सकते हो। इंडिया की जो पॉलिसी होती है ना, फॉरेन पॉलिसी, वो किस किस चीज पे इंडिया सोचता है। पहला इंडिया सोचेगा अपनी, लिख लो, मैं रैंडम लिखा रहा हूं, एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा या रक्षा, है ना। दूसरा, इंडिया बात करेगा अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसको कहाँ पे हमने यूज, हाँ आर्थिक हित, कहाँ यूज किया था? जयशंकर ने भी बोला था कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल पेट्रोल रही थी लेना ना, था। हाँ, ऑयल लेने रशिया में, से सस्ता ऑयल। आर्थिक ना, सस्ता ऑयल लेने में हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। ठीक है, तीसरा आप लिखिए,
इंडिया का डायस्पोरा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रवासी भारतीय। प्रवासी प्रवासी भारतीयों की डायस्पोरा की सिक्योरिटी, सेफ्टी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो अमन की बात हो, यमन की बात हो, इसराइल में इवैक्यूएशन का इश्यू हो, है ना, यूक्रेन से इवैक्यूएशन हो, कतर इशू। अफगानिस्तान से, हाँ कहीं से भी, है ना, डायस्पोरा की सिक्योरिटी सेफ्टी हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, इसको हमेशा ध्यान में रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है असर्टिव चाइना को रोकना, है ना। अब जैसे ही चाइना की बात आई ना तो तीन चार शब्द आपके माइंड में आ जाने चाहिए, OBOR, मैरीटाइम सिल्क रोड, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, लिख लोगे ये सब? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इसको रोकने के लिए इंडिया ने एक क्वाड बनाया हुआ है जिसके ऊपर इंडिया काम करता है। ठीक है, अगली जो इंडिया की पॉलिसी है वो है फ्री एंड ओपन सी रूट्स। ठीक है, फ्री एंड ओपन सी रूट्स, खुले हुए और स्वतंत्र सी रूट्स, है ना, जिसमें हम काफी सारे चोक पॉइंट्स की जिनमें बात करते हैं। तो एक पॉइंट ये है, और इसके अलावा इंडिया से रिलेटेड है सॉफ्ट पावर, है ना। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करता है। सॉफ्ट पावर में एक संस्था है, अपना सेशन पूरा होता है कि मेरा, अच्छा हो सकता है अपना सेशन कभी भी क्लोज हो जाए ड्यू टू चार्जिंग इशू, है ना। तो इंडिया सॉफ्ट पावर यूज करता है जैसे बॉलीवुड। ठीक है, इंडिया के अपने, और क्या है इंडिया के सॉफ्ट पावर में? वैक्सीन डिप्लोमेसी जो थी। वैक्सीन डिप्लोमेसी। प्रवासी ठीक है, भारतीय। नहीं वो हाँ प्रवासी भारतीय हो गया। इंडियन कल्चर, इंडियन कुजिन, है ना, इंडियन करी बड़ी फेमस है, इंडिया को लोग जाने ना जाने इंडियन करी को जरूर जानते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना सॉफ्ट पावर की, इसके लिए इंडिया ने एक बॉडी बनाई हुई है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, उसका नाम है ICCR। लिखो सभी लोग, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल कल्चरल इश्यूज रिलेशन, कल्चरल रिवोल्यूशन। रिलेशंस, है ना। अब क्या किया करता है ये कल्चरल रिलेशन, दूसरे कंट्रीज के साथ में कल्चरली कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करते हैं हम, है ना। कल्चरल डिप्लोमेसी, ये हमेशा हर जगह लिखी जा सकती है। कल्चरल डिप्लोमेसी सब जगह करता है इंडिया, रशिया हो, अफ्रीका हो, US हो। ठीक है, क्या प्रोग्राम सर? वहां जान, कल्चरल प्रोग्राम्स करना, अपने कथक कथक, तो ये सारा काम कौन कराता है? ICCR। इसका नाम याद रखना, इधर उधर की बातें लिखोगे उससे अच्छा लिखना, थ्रू ICCR ये सब चीजें होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, डायस्पोरा, असर्टिव चाइना, फ्री एंड ओपन सी रूट, सॉफ्ट पावर, मेनली स्ट्रेटेजिक यही है। ऑटोनॉमी। क्या? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो गया, बॉर्डर्स का इश्यू हो गया, ये आप नेबरिंग मेरी टाइम चीजों पे ले सिक्योरिटी। सकते हो। मैरीटाइम ज- सिक्योरिटी, जलवायु सुरक्षा को मैरीटाइम रख सकते हैं। सिक्योरिटी को, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इसी में जोड़ लो, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के इन्हीं चीजों पे बात करनी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बचता है क्या? जैसे आपने IR पढ़ी होगी 3 4 5 10 दिन लगा के, कुछ और चीजें हैं क्या? घूम फिर के सब में यही बात है जो लिखने लायक है ना। जो नोट्स में मिलती है ना वो बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको, इधर उधर की बातें। अच्छा एक काम और करना, थोड़ा सा आंसर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दिस इज इंडिया, है ना। अब आप क्या करो, ये चाइना है, चाइना के साथ इंडिया का कितना ट्रेड है? अराउंड 135 बिलियन। ठीक है, तो ऐसे तीन चार जो मेजर कंट्रीज हैं उसके साथ इंडिया का ट्रेड देख लीजिए, कितना अपना ट्रेड होता है ना। तो आप देखो US के साथ देख लो, एक रशिया के साथ देख लो, और ऐसे नंबरिंग इसमें मतलब मैपिंग में याद रखना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। US, रशिया, चाइना, एक आप देख लेना इधर, अपना एशियन कंट्रीज के साथ, एक साथ एशियान कंट्रीज के साथ में कितना है।
ठीक है, इसराइल के साथ देख लेना एक इस समय भी, इसराइल के साथ हम कितना ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यूएस, रशिया, चाइना, एशियन, इसमें आपका काम हो जाएगा। एक अफ्रीका के साथ एज इट इज देख लेना, अफ्रीका पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अफ्रीका के साथ पूरा देख लेना कि पूरा अफ्रीका के साथ कितना ट्रेड है। कर लोगे ये काम? यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो इन सब में पूरी आईआर कंप्लीट है आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो बहुत ज्यादा जाके मत पढ़ो, ऐसे मोटे मोटे यूनिवर्सलाइज पॉइंट ढूंढ लो कि मैं इसमें ये लिख लूंगा, मैं इसमें ये लिख लूंगा। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन रहा। किसी को कोई डाउट अंटिल ये आईपैड स्विच ऑफ हो जाए तो आप पूछ सकते हैं। स्विच ऑफ होगा सर अपना हाउ कैन सेशन ऑटोमेटिकली। सर हाउ कैन आई कनेक्ट टू यू? सर मैं आपसे कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ? एडमिन पे एक बार मैसेज छोड़ना, है ना, बात करने के लिए। ओके, आपका नाम? सर मैं अमनदीप। हाँ अमनदीप, एडमिन पे मैसेज छोड़ना, ठीक है। जी सर। ओके, और कोई डाउट्स? अच्छा, सेशन से कुछ हेल्प मिली आपको? यस सर, काफी हेल्पफुल था सर। ठीक है ना, इसको यूज करना लेकिन कल के पेपर में। और कोई डाउट्स आपके? सर वो लास्ट वाला जूम सेशन था ना, उसकी रिकॉर्डिंग डाल देना एक बार, वो अटेंड नहीं कर पाया था पूरा। डाल तो रखी है, वो तो डाली हुई है। नहीं अभी लास्ट, अभी शायद वो हिंदी वाला था ना वो। अच्छा, उसकी नहीं डाली, उसकी डाल देंगे, है ना। हाँ नहीं उसकी भी डाल रखी है, चलो देख लेते हैं एक बार और, है ना? और कोई डाउट्स? चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। Right.